हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे दक्षिण भारतीय राजवंश यानी कि चोल वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश और संगम वंश के बारे में। और इससे आगे हम पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लें जाके, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण निम्न में से किस चोल शासक ने करवाया था। तो ये करवाया था राजेंद्र प्रथम। किसने? राजेंद्र प्रथम ने करवाया था, ठीक है। और इसका डिटेल देखेंगे। इसकी डिटेल में दिया गया है, डिटेल में बात कर लेते हैं। जैसे इसमें डिटेल में दिया गया है कि सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। इसकी अन्य उपलब्धियां लंका के अभियान को पूर्ण कर राजा महेंद्र को बंदी बनाना तथा पांड्य व केरल राज्य में प्रतिनिधिमंडल भेजना और गंगकोंड पंडित की उपाधि धारण करना, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध था। तो ये था तमिल साहित्य। संगम साहित्य के रूप में तमिल साहित्य, ठीक है, प्रसिद्ध था। और ये लोअर पीसीएस प्रथम में पूछा गया क्वेश्चन है। और वही क्वेश्चन कराते हैं जो किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। सर्वप्रथम इन परिषद का आयोजन पांड्य राजाओं के राजकीय संरक्षण में किया गया था। संगम का महत्वपूर्ण कार्य होता है उन कवियों और लेखकों की रचनाओं को अवलोकन कराना जो अपनी रचनाओं को प्रकाशित करना चाहते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था, ठीक है ना। तो ये कहा जाता पल्ली छदनम। क्या कहा जाता? पल्ली छदनम। इसका डिटेल में देखते हैं। देखो यहाँ पर दिया गया है ये चोल अभिलेखों के अनुसार चोल काल में भूमि को दान में दी जाती थी। उसका विवरण निम्न से है। जैसे बेल्लाना गाई यानी कि गैर ब्राह्मण को किसान स्वामी को दी जाने वाली भूमि। ब्रह्मदे मतलब ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि है। और सालाभोग विद्यालय को रख रखाव के लिए दी जाने वाली भूमि थी। और इसके बाद है पल्ली छदनम, जैन स्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि है। और देवदान और तिरुन मठ डक्कानी यानी किसी मंदिर को उपहार में दी जाने वाली भूमि है, ठीक है। और यहाँ दिया गया है कि चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च अधिकारियों को पेरुंदरम एवं उनकी पदाधिकारियों को सेरुंदन कहा जाता था, ठीक है। अगला अब आ जाते हैं प्राचीनकालीन साहित्य और साहित्यकार। प्राचीनकालीन साहित्य और साहित्यकार कौन से थे। तो हम डिटेल में बात करते हैं इसकी। यहाँ से क्वेश्चन भी बनेंगे। क्वेश्चन है मालविकार मित्रम पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो इसमें जैसे ऑप्शन है भारवी, भाष्य, दंडी और कालिदास। तो इसके मालविकार विक्रम के लेखक हैं कालिदास। कौन? कालिदास। थोड़ा लेखकों के बारे में बात कर लेते हैं, लेखक कौन कौन हैं। यहाँ जैसे पुस्तक मालविकार मित्रम के लेखक हैं कालिदास। 10 कुमार चरितम के लेखक है दांडी। और स्वपनवास दत्ता के लेखक हैं महाकवि भाष्य, ठीक है। और किरातनीय अर्जुनीय भारवी इसके लेखक हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है। तो ये किताब के लेखक हैं कालिदास, ठीक है। और देखो ये ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में, ठीक। और अगला क्वेश्चन 71 देखेंगे। क्वेश्चन कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट उनके लेखक और उनकी कृतियाँ दी गई हैं, किताबें दी गई हैं। तो यहाँ पर जैसे अष्टधाई, पाणिनि ने अष्टधाई लिखी है, इन्हें याद कर लो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं।
पाणिनि ने अष्टधाई लिखी है, और रामायण वाल्मीकि ने लिखी है, महाभारत लिखी है वेद व्यास ने, महाभाष्य लिखी है पतंजलि ने, और अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी है कालिदास ने, और रघुवंशम लिखी है कालिदास ने, पंचतंत्र लिखी है विष्णु शर्मा ने। ठीक है, पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने, और कामसूत्र लिखी है वात्स्यायन ने, सूर्य सिद्धांत लिखी है आर्यभट्ट ने, और बुद्ध चरित्र लिखी है अश्वघोष ने, और पृथ्वी रासु लिखी है चंद्रवरदाई ने, और गीत गोविंद लिखी है जयदेव ने। और यहाँ से इसको अच्छे से डिटेल में अच्छे से सीखेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट है। कौन है? बाणभट्ट। जूनियर इंजीनियर में पूछा गया क्वेश्चन, इसका डिटेल में देखेंगे। कादम्बरी संस्कृत साहित्य का महान उपन्यास था। ठीक है, इसके रचनाकार बाणभट्ट है, और हर्षचरित भी रचना की थी। ठीक है, कादम्बरी जो है बाणभट्ट ने की थी। कौन कौन सी? एक तो कादम्बरी है, और एक है तुम्हारी हर्षचरित। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ की 72, विशाख दत्त द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी है संस्कृत भाषा में। ठीक है ना, और ये पूछा था मुद्रा राक्षस किसकी कृति किताब है? तो विशाखा दत्त की। ठीक है, और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये राजस्व निरीक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पर थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इसकी, कि मुद्रा राक्षस 4वीं शताब्दी में रचित संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है। ये क्या है? नाटक है। इसके रचयिता विशाखा दत्त हैं। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त की राजनीतिक सफलताओं का विवरण है, विशेषण है। इस ऐतिहासिक नाटक की हिंदी रूपांतरण करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 73 दिया गया है कि मेगास्थनीज ने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश का था? यानी कि जो मेगास्थनीज था वो किस देश का था? तो वो था ग्रीस का था। ठीक है ना, डिटेल में देखेंगे इसको। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उसने इंडिका यानी कि चंद्रगुप्त मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका नामक पुस्तक में किया है। मेगास्थनीज यूनानी यानी कि ग्रीस का निवासी था। ठीक, अब आ जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं कि प्राचीनकालीन स्थापत्य कला और चित्रकला और संगीत कला। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम ये क्वेश्चन करते हैं 74, देखना है यहाँ से कि खुजराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? खुजराहो के मंदिर हैं जो किस राज्य में हैं? तो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, हाँ यहाँ से। और यहाँ थोड़ा डिटेल में इसकी बात करेंगे कि ये दिया गया है, ये खुजराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक मंदिर मध्य प्रदेश के राज्य के छतरपुर जिले में स्थित है। खुजराहो के मंदिरों का निर्माण 900 ईस्वी से 1130 ईस्वी के मध्य चंदेल राजाओं द्वारा करवाया गया था। यह यहाँ के मंदिरों के कदरिया महादेव मंदिर का सर्वोत्तम मंदिर है। यहाँ के मंदिरों में कदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। अगला क्वेश्चन दिया गया ये 75 कि मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाया गया सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो वो है कैलाश का मंदिर। किसका? कैलाशनाथ का मंदिर। और अगला क्वेश्चन इसका डिटेल में देखेंगे कि कैलाशनाथ मंदिर दुनिया में सबसे बड़ा एक समक मंदिर है जो एलोरा की गुफाओं महाराष्ट्र में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा था? तो मथुरा कला का स्कूल जो था कुषाण काल में पहुंचा था। ये देखो पूछा गया है UDA में, LDA में। ठीक है, 2015 में। अगला क्वेश्चन है कि मथुरा कला स्कूल का
कुषाण काल में अपने सर्वोत्तम शिखर पर पहुंचा। इसमें लाल बलुए पत्थर का प्रयोग हुआ था। इस आदर्शवादी कला में और सौंदर्य को प्रधानता दी गई। इसमें मूर्तियों को भारी भरकम कपड़े से ढाक दिया जाता है। इस कला में देवताओं की मूर्तियों में आध्यात्मक और भौतिक दोनों दिखाई देती हैं। मथुरा कला में सभी धर्मों की देवी देवताओं की मूर्ति बनी हैं, जैसे कृष्ण, विष्णु, बुद्ध और दुर्गा, शिव, गणेश आदि। ठीक है, मथुरा कला। और अब यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन 77, निम्न में से नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? नवपाषाण काल की तो ये मिलती है भीमबेटका कहाँ? मध्य प्रदेश जिले में, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। तो अब यहाँ पर भारत में नवपाषाण काल गुप्त चित्रकारी मध्य प्रदेश की भीमबेटका से मिलते हैं। मानव शरीर ढकने के लिए पशु चर्म पत्तों, जो मानव शरीर ढका जाता था वो पशुओं की जो खाल होती थी उससे और पत्तों से एवं छालों का प्रयोग करता था, परंतु इस काल में उसने वस्त्र निर्माण सीख लिया था। भीमबेटका में प्रयुक्त रंग इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि उसने वस्त्रों को रंगने की शुरुआत की थी। ठीक है, नवपाषाण काल में, यानी नवपाषाण काल में वस्त्र को रंगना स्टार्ट हो गया था। और अगला क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफा निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये है तुम्हारी सोनभद्र में। कहाँ? सोनभद्र में। और ये भी पूछा गया, देखो विधान भवन संरक्षक में, और इस डिटेल में देखेंगे। प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफा उत्तर प्रदेश सोनभद्र जिले में स्थित है। ये विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों की गुफा या आश्रम में स्थित है। लगभग 250 राख कला वाली पेंटिंग हैं। लक्ष्मण पंचमुखी और काउबा खोए और लखमा की गुफाएं आश्रमों में पेंटिंग उल्लेखनीय है। अगला क्वेश्चन ये था 78। अब क्वेश्चन मिलेगा आपको मध्यकालीन इतिहास से। आ जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ जैसे मध्यकालीन से कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अरबी एवं तुर्की आक्रमण, महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे से पढ़ेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, ठीक है, जिससे आपको अगली वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? तो ये हुआ था 1191 में। कब? 1191 में तराइन की प्रथम लड़ाई हुई थी। तो यहाँ ये दिया गया, पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मुस्लिम शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, यानी पूरा नाम है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी, को पराजित किया। तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 में मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ और भारत में तुर्क राज्य की स्थापना की। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से ये दिया गया है कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन सा था? ठीक है ना। तो ये इसमें से पहली बार जो भारत पर आक्रमण किया था मुस्लिम ने, मोहम्मद बिन कासिम था 1712 ईस्वी में। तो यहाँ से 1711 में, और यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध के क्षेत्र पर अरबों का पहला सफल आक्रमण हुआ, किंतु उसका कोई स्थायी परिणाम नहीं निकला है। अरबों ने 712 ईस्वी में दहिर को परास्त कर सिंध पर विजय की और भारत पर अरब आक्रमण के साथ चचनामा, ठीक है ना, चचनामा और मीर मोहम्मद मासूम की पुस्तक तारीख सिंध या मासूम सिंध से प्राप्त होते हैं। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम सबसे पहले था मोहम्मद बिन कासिम। और कब किया था? पहली बार
711 में किया था और उससे सफल नहीं हुआ था। फिर दूसरी बार उसने 712 ईस्वी में किया था। अगला है क्वेश्चन कि नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया था? तो ये हो गया था 1200 ईस्वी में। कब? 1200 ईस्वी में। देखो डिटेल में। और ये नालंदा विश्वविद्यालय बिहार मगध में स्थित महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र 1200 AD में नष्ट हुआ था। इसको 1197 ईस्वी में ऐबक के एक सेनापति बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था वो बख्तियार खिलजी ने ये नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ से बनेगा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ से वंश ये दिए गए हैं। दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश, खिलजी और वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं कि लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो ये अपनाई थी बलबन ने। किसने? बलबन ने। थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसको कि लौह और रक्त की नीति अर्थात कठोर नीति गुलाम वंशीय शासक बलबन ने अपनाई थी। बलबन ने विद्रोह को कमजोर करने तथा मंगोल आक्रमण से रक्षा के लिए यह नीति अपनाई थी। बलबन ने राजस्व सिद्धांत को ऊंचा रखने के लिए सजदा और पैबोस प्रथा यानी कि राजस्व को ऊंचा रखने के लिए सजदा और पैबोस की प्रथाएं आरंभ की थी। बलबन ने नवरोज एक त्यौहार होता है मुसलमानों का, वो भी ये शुरू किया था। ठीक है, बलबन ने। अगला क्वेश्चन ये है कि किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता आया था। यहाँ डिटेल में करेंगे। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। वह मोरक्को अफ्रीका का निवासी था। इसका मूल नाम शेख फतेह अबू अब्दुल्ला या अब्दुल्ला मोहम्मद बिन बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इसने अपनी यात्रा वृत्तांत को रहला, ठीक है ना, इब्न बतूता की जो पुस्तक का नाम है वो है रहला, याद रखेंगे, यह प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 देखेंगे कि भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो भारत ने तैमूर पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। एक तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन मोहम्मद 1394 से 1412 ईस्वी के शासनकाल में 1398 में मंगोल आक्रमणकारी तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि किस शासक ने भारत के तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो ये रखी थी गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलक का पहला शासक था तुगलक वंश का। देखो डिटेल में कि तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मालिक गयासुद्दीन तुगलक था। इसका संबंध कौरव जनजाति से था। गाजी मलिक 8 सितंबर 1320 ईस्वी पर गद्दी पर बैठा था। इसने सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण करवाया था। इसने तुगलकाबाद नामक एक नगर की स्थापना की। इस वंश में 3 योग्य शासक हुए, गयासुद्दीन और तुगलक, उसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक और उसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक हुआ। ठीक है। अब आज हम क्वेश्चन इतना ही रखते हैं और इससे आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर